बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों फिर मैं हाजिर हूं MPPAT का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर, जिसमें जो बार बार आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं MPPAT में अक्सर जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में। पशुपालन एवं फसल उत्पादन दोनों से रिलेटेड प्रश्न हम लोग करेंगे। बच्चों लगभग 50 से 60 प्रश्न आपके इस वीडियो में रहेंगे और आप कितना प्रश्न कर पाते हैं वो हमें वीडियो के अंत तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम इस वीडियो की देर न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका पहला प्रश्न, मुर्गियों में अंडा उत्पादन की उपयुक्त आयु कितनी है? जी हाँ बच्चों, मुर्गियों में अंडा उत्पादन की उपयुक्त आयु कितनी है? ए है 3 माह है, बी है 1.5 से 2 माह है, सी है 6 माह है और डी है 9 माह है। बच्चों मुर्गियों में अंडा उत्पादन कब से स्टार्ट हो जाता है? तो याद रखना, मुर्गियों में अंडा उत्पादन आपका 6 माह की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बच्चों खीस क्या होता है मैंने एक दिन बताया था आपको कि गाय या भैंस के ब्याने के तुरंत बाद जो दूध निकलता है उसे हम खीस या कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसका आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो 1.04 से 1.08, बी है 1.00 से 1.04, सी है 1.08 से 1.12 और डी है 1.12 से 1.16। तो बच्चों याद रखें, खीस का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 1.04 से 1.08 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, दूध में पाई जाने वाली वफर वैल्यू किसके कारण होती है? जी हाँ, दूध में पाई जाने वाली वफर वैल्यू किसके कारण होती है? वसा, प्रोटीन के कारण, सी है लैक्टोज के कारण और डी है खनिज लवण के कारण। तो याद रखें, दूध में पाई जाने वाली जो वफर वैल्यू होती है वो होती है आपकी प्रोटीन के पाए जाने के कारण। ठीक है, गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने किलोग्राम दूध पर देते हैं? जी हाँ, जब गाय 1 किलो दाना गाय जब कितना दूध देती है तो उसको 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। 2 किलोग्राम दूध देती है तब, बी है 2.5 किलोग्राम दूध देती है तब, सी है 3 किलो दूध देती है तब और डी है 3.5 किलोग्राम दूध देती है तब। तो याद रखें, जब गाय आपकी कितना 2.5 किलोग्राम दूध देती है तो उसको उस समय 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में मवेशियों में किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? जी हाँ, कौन से रोग को जड़ से खत्म कर दिया गया है बताइए आप लोग। ये है एंथ्रैक्स रोग को, बी है पशु प्लेग रोग को, सी है लंगड़ी रोग और डी है आपका खुरपका मुंहपका। तो बच्चों भारत में मवेशियों में एक रोग है जिसका नाम है पशु प्लेग या रेंडर पेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं? रेंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये आपका वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसका भारत से पूर्णतः आपका क्या कर दिया गया है? उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गौ पशु के सींगों पर प्रथम छल्ला कितनी आयु पर बनता है? जी हाँ, गाय के सींगों पर पहला छल्ला आता है जिससे हम आयु ज्ञात करते हैं। वो कब बन जाता है? 2 वर्ष की आयु पर, 3 वर्ष की आयु पर या 4 वर्ष की आयु पर और आपका चौथा है 5 वर्ष की आयु पर। तो आपको बताना है बच्चों, गौ पशु के सींगों पर प्रथम छल्ला कितनी आयु पर बनता है? तो याद रहे, गाय के सींगों पर 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बन जाता है। बर्ड फ्लू मुर्गियों का एक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? जी हाँ बच्चों, बर्ड फ्लू मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है जो किसके द्वारा होती है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, एवियन पॉक्स वायरस के कारण, एवियन एडेनो वायरस के कारण या एवियन ल्यूकोसिस वायरस के कारण। तो बच्चों बर्ड फ्लू मुर्गियों का एक रोग है जो आपका किसके कारण होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। आगे बात करें हम, गाय में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जी हाँ बच्चों, गाय में जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है, गर्भाशय में होता, योनि में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों गाय में जो फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में भी याद रखना, मध्य अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर होती है? मध्य अंडवाहिनी में।
गाय भैंस में नाड़ी गति किससे ज्ञात करते हैं? जी हाँ बच्चों, गाय भैंस में नाड़ी गति किससे ज्ञात की जाती है? ए है मैक्सिलरी धमनी से, बी है कॉक्सिजियल धमनी से, सी है फेमोरल होना चाहिए उस धमनी से, और डी है अंतराश्रीय धमनी से। तो बच्चों गाय भैंस में जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो कॉक्सिजियल धमनी से ज्ञात करते हैं। और कॉक्सिजियल धमनी कहाँ पर पाई जाती है? पशु की पूंछ के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है, जबकि आपकी भेड़ एवं बकरी में मैक्सिलरी धमनी से उसकी नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। और घोड़ों में याद रखना वो फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भैंस की किस नस्ल का दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? जी हाँ बच्चों, दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है? जी हाँ बच्चों, ए है नागपुरी, बी है मुर्रा, सी है जाफराबादी और डी है महसाना। तो बच्चों भैंस की मुर्रा नस्ल, कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल इस दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा विकसित प्रथम इनविट्रो काफ है, कौन सा प्रथम इनविट्रो काफ है? ये भारत, बी है ब्रह्म, सी है प्रथम और डी है परम। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई के द्वारा विकसित प्रथम इनविट्रो काफ कौन सा है? ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों, कौन सा है? ब्रह्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? जी हाँ, इंडियन जर्नल हॉर्टिकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? आईसीआर द्वारा, आईआईएचआर द्वारा, आईएआरआई द्वारा या सीआरटीआईआर द्वारा? तो बच्चों ये आपकी इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ से, देखो आंसर भी दे रखा है साथ में ही, कोई बात नहीं, आईसीआर द्वारा आपकी ये होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, गुलकंद तैयार करने के लिए गुलाब की पंखुड़ी एवं चीनी का अनुपात कितना रखा जाता है? तो कितना रखा जाता है? 1:1, 2:1 या 1:2, 1:3। तो याद रखें, गुलकंद तैयार करने के लिए 1:1 गुलाब पंखुड़ी और चीनी का रेशियो रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों की जो कलम में अधिक जड़ें उत्पन्न करने के लिए किससे उपचारित करते हैं? पौधे की कलम में अधिक जड़ उत्पन्न करने के लिए किससे उपचारित करते हैं? यह है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, बी है सेरेडिक्स से, सी है उपयुक्त दोनों से, डी है आपका पैक्लोब्यूट्राजोल से। तो बच्चों याद रखें, पौधों की कलम में अधिक जड़ें उत्पन्न करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है IBA, और यह एक हार्मोन्स होता है। क्या होता है? आपका हार्मोन्स होता है। फलों तथा सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार श्रेणीबद्ध करना क्या कहलाता है? जी हाँ, फल सब्जियों को सफाई एवं आकार के अनुसार जो आपको श्रेणीबद्ध करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? असेप्सिस कहा जाता है, बी है अरोगाणुता कहा जाता है, सी है उपयुक्त दोनों कहा जाता है, डी है ग्रेडिंग कहा जाता है। तो बच्चों याद रखें, इस तरीके से श्रेणीबद्ध किया जाता है तो उसे ग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडिंग करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट है आपका, भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? भारत में प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ खोला गया? मुंबई में, बी है कोलकाता में, सी है चेन्नई में और डी है बेंगलुरु में। तो बच्चों याद रखें, भारत में प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कलकत्ता में या कोलकाता पश्चिम बंगाल में खोला गया था। बच्चों नेक्स्ट है, अंडे सेने के लिए मुर्गी की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? अंडे सेना तो आप लोग जानते होंगे कि अंडों से चूजे निकालने के लिए जो मुर्गी बैठती है अंडों पर, उसकी बात कर रहे हैं। ये है कड़कनाथ, बी है घाघस, सी है असील और डी है रेड कॉर्निश। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो घाघस होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर कड़कनाथ दे रखा था, ये गलत होना। वैसे कड़कनाथ भी ऐसे कह सकते हैं हम लोग, कड़कनाथ भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो होती है ना वो घाघस होती है। घाघस क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो नस्ल होती है ना इसके पैरों पर सेंक पाए जाते हैं। सेंक जो होते हैं छोटे छोटे बालनुमा होते हैं, पतले पतले बाल होते हैं जो इसके पैरों पर पाए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। फिर भी अगर घाघस कड़कनाथ दोनों आते हैं तो घाघस आंसर होगा, और कई बार घाघस अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा कड़कनाथ। ठीक है ना, ये जरूर याद रखें। आपको पता है कड़कनाथ एक ऐसी नस्ल है जिसका मांस काला होता है। जिसका मांस कैसा होता है? काला मांस होता है। काल ही अंडे मुर्गी देती है। असील एक और मुर्गी दे रखी है। असील ये मुर्गी है, ये मनोरंजन वाली नस्ल होती है बच्चों। इसकी जो मुर्गे होते हैं ना, इसके मुर्गे लड़ाने के काम आते हैं एक दूसरे को, और जो जीतता है उसको इनाम दिया, इस प्रकार की ये नस्लें होती हैं।
आगे बात करें हम लोग भेड़ की कौन सी नस्ल दुधारू है। जी हाँ बच्चों, इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जो भेड़ की दुधारू नस्ल है। मारवाड़ी, बी है लोही, सी है चोकला और डी है सोनाड़ी। तो भेड़ की दुधारू नस्ल है सोनाड़ी। कौन सी है आपकी? सोनाड़ी आपकी भेड़ की दुधारू नस्ल है। बाकी जो लोही नस्ल है ये अच्छी ऊन वाली नस्ल है ना। मारवाड़ी आपकी सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधता वाली नस्ल है और चोकला आपकी पता ही है आपको। निम्नलिखित में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है। जी हाँ, याद रखें आप लोग, विशेष प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है, ब्रीडिंग से संबंधित है। विटामिन ई, बी है कैल्शियम, सी है आपका फास्फोरस और डी है मैग्नीशियम। तो बच्चों याद रखना, विटामिन ई इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाती है, चाहे वह मनुष्य ही क्यों ना हो, तो उसमें भी प्रजनन की समस्या आ सकती है। ठीक है। इंक्यूबेटर से अंडे सेने हेतु प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह में इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना रखते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है 101, 102, 103, बी है 97, 98, 99, सी है 99, 98, 97, डी है 103, 102, 101 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखें, इंक्यूबेटर में से अगर अंडे हम से रहे हैं, अंडों से चूजे निकाल रहे हैं, तो वह जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 3 सप्ताह में इस प्रकार से रखा जाता है। पहले सप्ताह 101, फिर दूसरे सप्ताह 102 और फिर तीसरे सप्ताह 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है ना। एक में थोड़ा इसमें गलती है बच्चों, इसमें गलती ये है कि सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन ये टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों फ़ारेनहाइट में। 100 सेल्सियस में तुम जल ही जाएगा भैया, इतना तो ज़्यादा नहीं, पानी उबलने लगता है 100 डिग्री पर। सेल्सियस नहीं, ये फ़ारेनहाइट, इसको चेंज कर लेना आप लोग, इतना रखा जाता है। ठीक है ना, ये आप लोग विशेष याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे, भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ भार ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। जी हाँ बच्चों, प्रश्न है भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ भार ढोने वाली, वजन ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो बच्चों कॉकरेज, बी है नागौरी और सी है साहिवाल और डी है अमृत महल। तो याद रखें, भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ भार ढोने वाली नस्ल है अमृत महल। कौन सी है? अमृत महल। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा फलों को पकाने में सहायक होता है। जी हाँ, इनमें से कौन सा आपका हार्मोन्स है जो फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ए है ऑक्जिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है जिब्रेलिन और डी है इथाइलिन। तो याद रखें, आपका जो हार्मोन होता है वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन्स आपका क्या होता है, फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, पपीते की गाइनोडाइसियस प्रजाति से उत्पन्न पौधे होते हैं। जी हाँ, पपीते की गाइनोडायोसियस प्रजाति से उत्पन्न पौधे होते हैं। कौन से? केवल नर पौधे होते हैं, केवल मादा पौधे होते हैं, मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं, या नर और उभयलिंगी पौधे होते हैं। तो याद रखें, पपीता की गाइनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न पौधे जो होते हैं वो मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं। आगे बात करें बच्चों, बेर की प्रजाति उमरान का चयन कहाँ से किया गया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो याद रखें, उमरान जो प्रजाति है ये सबसे लेट प्रजाति है बेर की, और सबसे लेट प्रजाति ये राजस्थान से इसका क्या किया गया था, चयन किया गया था। भारत में तैरते हुए उद्यान कहाँ देखे जाते हैं। जी हाँ, भारत में तैरते हुए उद्यान कहाँ पर देखे जा सकते हैं। ए कलकत्ता में, बी है बिहार में, सी है डल झील में, डी है आगरा में। तो बच्चों आपको पता है डल झील कश्मीर में है, और कश्मीर में आपको पता है कि तैरते उद्यान पाए जाते हैं, और यहाँ पे तैरता हुआ एटीएम भी है, मालूम है आपको। तो डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है बच्चों। और इसमें क्या करते हैं कि नीचे आपका क्योंकि ये जम जाती है सर्दियों में वैसे डल झील, लेकिन गर्मियों में नहीं जमती है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जो पुआल होता है ना, धान का पुआल होता है, उसको लेते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर जो है ना सब्जियां वगैरह ये उगा सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से किया जाता है। फूल गोभी में प्रमाणित बीज का उत्पादन करने हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। जी हाँ, फूल गोभी में प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए पृथक्करण दूरी जो रखी जाती है वो 800 मीटर रखी जाती है, और अगर आधार बीज तो याद रखें वो 1600 मीटर रखी जाती है। मेटाजीनिया प्रक्रिया किस फल से संबंधित है। मेटाजीनिया, ये खजूर से, बी आम से, सी अंगूर से, डी अंजीर से। तो याद रखें, मेटाजीनिया जो प्रक्रिया है वो आपकी खजूर से संबंधित है। रंगहीन फलों के परिरक्षण हेतु कौन सा परिरक्षण रसायन काम में लेते हैं। जी हाँ, रंगहीन फल जो होते हैं ना उनको परिरक्षित करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन सा आपका प्रिजर्वेशन केमिकल होता है उसका यूज़ किया जाता है। यह पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है साइट्रिक एसिड और डी है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो याद रहे बच्चों, रंगीन फलों को परिरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है।
ठीक है ना, रंगहीन जिनमें कलर नहीं होता। बाकी कलरफुल को किससे करते हैं, सोडियम बेंजोएट से करते हैं, ठीक है। और एक और याद रखना, रस वाले फलों को भी सोडियम बेंजोएट से ही परिरक्षित किया जाता है। विश्व में फूलों के निर्यात में प्रथम स्थान किस देश का है बच्चों, विश्व में फूलों के निर्यात में प्रथम स्थान कौन से देश का है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा फूलों का निर्यात करता है, दूसरे देश में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ए है इटली, बी है नीदरलैंड, सी है कोलंबिया, डी है भारत। तो याद रखें विश्व में फूलों का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, वो करता है आपका नीदरलैंड। कौन सा करता है, नीदरलैंड। नेक्स्ट है बच्चों, ग्लैडियोलस में व्यापारिक प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है। ग्लैडियोलस आपको पता ही है, एक आपका फूल वाला शोभाकारी पौधा होता है और इसका जो प्रसारण है या प्रोपेगेशन है वो किससे किया जाता है, प्रकंद द्वारा, बी है कलम द्वारा, सी है कंद द्वारा और डी है कोर्म द्वारा। तो याद रखें ये आपका ग्लैडियोलस का व्यापारिक प्रसारण कोर्म या घनकंद द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, मृदा में यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है। जी हाँ, मृदा में यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है, यूरिक एसिड मिलता है, बायोरेट्स मिलता है, सी है अमोनियम कार्बोपट मिलता है या डी है अमोनियम कार्बोनेट बनता है। जैसे ही हम यूरिया का खेत में प्रयोग करते हैं बच्चों, तो यूरिया के अपघटन से हमको अमोनियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका, गन्ने के परिपक्वता का पता हाथ से चलाए जाने वाले रिफ्रैक्टोमीटर से किया जा सकता है। जी हाँ, रिफ्रैक्टोमीटर से कर सकते हैं जब इस यंत्र की रीडिंग हो। कितनी रीडिंग होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री वृक्ष, बी है 17 से 18 डिग्री वृक्ष या 20 से 22 डिग्री वृक्ष और डी है 22 डिग्री से वृक्ष से भी अधिक। तो बच्चों एक बात बता देता हूँ, रिफ्रैक्टोमीटर का यंत्र होता है जिससे हम लोग TSS मापते हैं और TSS मापने से पता चलता है अगर जो वृक्ष है ना वो 17 से 18 डिग्री वृक्ष आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि गन्ना पक चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। मक्का का उत्पत्ति स्थान है बच्चों, भारत, अमेरिका, अफ्रीका या चीन। तो मक्का का जो ओरिजिन है वो आपका उत्पत्ति स्थान बच्चों कहाँ पर है, याद रखना उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। और एक बात तो क्लियर कर देता हूँ बच्चों, अमेरिका जो है ना वहाँ पर ही इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी मक्का का किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अरहर में दाना व डंठल का अनुपात क्या होता है। जी हाँ, अरहर जिसको हम तुअर के नाम से भी जानते हैं, तो अरहर में दाना और डंठल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:1:2, बी है 1:3 और सी है 1:15, डी है 1:6 से 8। तो याद रखना जो आपका अरहर में दाना का डंठल का रेशियो होता है वो 1:6:8 होता है, ठीक है। बेर में प्रूनिंग कब की जाती है। बेर में प्रूनिंग मतलब बेर की जो डाल होती है उनको तोड़ा जाता है, तो कब तोड़ा जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में, बी है समर ऋतु में, सी है रेनी सीजन में, डी है विंटर सीजन में। तो याद रखें बेर में जो प्रूनिंग की जाती है वो की जाती है ग्रीष्म यानी गर्मियों में, मई अप्रैल मई में आप लोग कह सकते हैं, अप्रैल मई में इसकी क्या की जाती है, प्रूनिंग की जाती है, जो मतलब डालियाँ होती हैं उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। केले की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य में है बच्चों, केले की उत्पादकता सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो याद रखें केले का प्रोडक्शन भी कह सकते हैं और केले की प्रोडक्टिविटी भी आपकी कहाँ कर की है, तमिलनाडु स्टेट की है। आम की तोड़ाई के समय कितने % TSS से कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जब हम आम को तोड़ रहे हैं तो उसमें कितने % TSS होना चाहिए, 15 डिग्री वृक्ष, 25 डिग्री वृक्ष, 12 डिग्री वृक्ष या 20 डिग्री वृक्ष। तो याद रखें इसमें होना चाहिए 20 डिग्री वृक्ष आपका TSS होना चाहिए। TSS बोले तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड। आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है। आज़ाद क्रांति किसकी वैरायटी है, इंपोर्टेंट वैरायटी है, वैगन की है, टमाटर की है, करेला की है या टिंडे की है। तो बच्चों आज़ाद क्रांति जो इंपोर्टेंट वैरायटी है वो आपकी वैगन की है। किसकी है, वैगन की महत्वपूर्ण वैरायटी है। आगे बात करें, डिप्लोडिया स्टेम एंड रॉट किस फल वृक्ष का रोग है। तो डिप्लोडिया स्टेम एंड रॉट खजूर का है, बी है अंगूर का है, सी है बेल का है, डी है आम का है। तो डिप्लोडिया स्टेम रॉट आपके आम का एक महत्वपूर्ण रोग है बच्चों। एक्जेंथेमा रोग किस तत्व की कमी से होता है बच्चों। एक्जेंथेमा रोग कॉपर की कमी से होता है, बी है जिंक की कमी से होता है, सी है बोरोन की कमी से होता है और डी है आयरन की कमी से होता है। तो बच्चों एक्जेंथेमा जो रोग होता है वो नींबू में होता है और यह आपका कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। अनार के खाने वाले भाग को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अनाज का कौन सा पार्ट्स हम लोग खाते हैं, सब लोग जानते हैं उसको थैलेमस कहते हैं, बी है मीजोकार्प कहते हैं, सी है एंडोकार्प कहते हैं और डी है एरिल कहते हैं। तो याद रखें अनार के खाने वाले भाग को एरिल कहा जाता है, खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है। तो बच्चों ये था आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, तैयारी आपकी एकदम राइट चलनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी चलनी चाहिए। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आता है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके या आप हमें व्हाट्सअप भी, कोई भी समस्या है तो व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको मालूम है 7224002628, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कॉल कम से कम करें क्योंकि कॉल कई बार रिसीव आपका हो नहीं पाता तो आपको बुरा लगता होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलें एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।